हेलो बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसकी टॉपिक है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ROR। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने टाइप्स का है, मींस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और मैंने बताया था आप लोगों को उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कैसे किसी रिएक्शन के एवरेज रेट को या इंस्टेंटेनियस रेट को हम मेजर यानी डिटरमाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैसे उसका में कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं चैप्टर। हम लोग क्या पढ़ने वाले, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2, और वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन रेट यानी ROR को अफेक्ट करने वाले हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर्स लिखता हूं। सबसे पहले आप देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट को आप फेज भी बोल सकते हैं, फेज ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ फैक्टर है आपका कैटलिस्ट, या फोर्थ में हम सबसे पहले ले लेते हैं सरफेस एरिया। फिफ्थ फैक्टर हम लेते हैं कैटलिस्ट। सिक्स्थ फैक्टर हम ले लेते हैं टेम्परेचर। यानी जो मेजर फैक्टर है जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं वो है आपका फिजिकल स्टेट और फेज ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। अब किसी रिएक्शन के रेट को कोई कैसे अफेक्ट कर सकता है, हमने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब अकर करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे अकर करती है। हमने बताया था कि जब रिएक्टेंट में कुछ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एटम्स के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, यानी रिएक्शन अकर कर जाती है। वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर रैपिडली अकर कर जाए तो हम कहेंगे रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर गया। अब देखते हैं, नोट कर लिया, मैं देखता हूं वन बाय वन करके हम किसी रिएक्शन के रेट को फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि रिएक्शन रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर को स्टडी करने से पहले अगर आपने कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स ऑब्जर्व कर लिए तो आपको कोरिलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं बताता हूं कैसे। थोड़ा सा इसके बाद मैं बैक चलता हूं। क्या कोलिजन थ्योरी ये कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन क्या कहती है। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं,
जो जेईई मेंस या नीट में पूछा जा सकता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि कोलिजन थ्योरी किस पे बेस्ड है, सो आप सीधा कहेंगे कि कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। ये टोटल इसी पे बेस्ड है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आप स्टेट ऑफ मैटर केमिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं और फिजिक्स में तो इसे पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, हमको थोड़ा सा समराइज करते हैं शॉर्ट में, फिर जब कोलिजन थ्योरी आएगा तो डिटेल में इस पे करूंगा। सबसे पहले कंसीडर कर लो कि ये ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइंड करके ये प्रोडक्ट पी में चेंज हो गए या ए बी में चेंज हो गए। चलो ठीक है। कोलिजन थ्योरी का पोस्टुलेट कहता है कि इट इज नेसेसरी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर टू अकर अ केमिकल रिएक्शन। अभी इसके पॉइंट्स नहीं नोट करना है, पॉइंट्स मैं दोबारा बताऊंगा, अभी इसके पोस्टुलेट बस आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है। तो ये कहती है कि किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए उसके जो ये रिएक्टेंट हैं उनको कोलाइड करना कंपलसरी है, जिससे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। इट इज नेसेसरी दैट reactant molecule must be collide to each other to occur a chemical reaction. Second point क्या कहता है कि every collision between reactant doesn't result into formation of product। यानी रिएक्टेंट में बहुत सारे कोलिजन होते हैं लेकिन हर कोलिजन के बाद प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। और कहता है कि few of them responsible for product formation। उसी में से कुछ कोलिजन ऐसे हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यानी कंसीडर करो कि 5 कोलिजन हुए और उसमें 2 कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया और 3 से नहीं हुआ। तो कहता है कि ऐसा कोलिजन जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए कोलाइड करने के बाद, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव कोलिजन। और अगर वो कोलाइड करे प्रोडक्ट में ना चेंज हो तो उसे हम नॉन इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। 3 बातें मैंने बताई, दोबारा समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कोलिजन थ्योरी कहती है किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलाइड करना मस्ट है। कहता है रिएक्टेंट में जितने भी कोलिजन होते सबसे प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, सबसे रिएक्शन अकर नहीं करती, उन्हीं में से कुछ कोलिजन्स होते हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ऐसे कोलिजन को उसने बोला क्या है? इफेक्टिव कोलिजन है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में 1 सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में यूनिट यानी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकर्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। इसे उसने कहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। यानी रिएक्शन मिक्सचर में पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन अकर कर जाएं उसे कहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब तुम सोचो, अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है मींस पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे। तो पहले 5 में 2 इफेक्टिव थे, अब 10 कोलिजन हो रहे हैं तो 4 इफेक्टिव हो जाएंगे। और मैं कहता हूं कि जैसे जैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी प्रोडक्ट इजिली फॉर्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाए। और बता दूं मैं, एक बात खास बता दूं मैं कि अगर हम बाइनरी कोलिजन ले गैसियस रिएक्शन के केस में
बाइनरी कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से हम डिनोट करते हैं, और बाइनरी कोलिजन ले हम होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के केस में तो इसकी वैल्यू अबाउट 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28, यानी 1 सेकेंड में इतने कोलिजन अकर कर जाते हैं अगर वो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी जो है। अब सवाल उठता है कि रिएक्टेंट में कुछ कोलिजन्स ऐसे हैं कि जब यहां ए और बी कोलाइड कर रहा है तो यहां से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो गया, ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन हुआ। और यही ए और बी यहां कोलाइड कर रहा है, ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ क्योंकि इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्या खास है? तो इसके लिए कोलिजन जो थियरी है वो बताती है कि हर रिएक्टेंट को इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए उसको 2 बैरियर्स क्रॉस करने होंगे, 2 बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। और पहला बैरियर उसने बताया एनर्जी बैरियर है, क्या है? और दूसरा बैरियर उसने बताया वो है ओरिएंटेशन बैरियर, क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। इसे अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। यानी कोई रिएक्टेंट चाहता है कि हम इफेक्टिवली कोलाइड करें और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, रिएक्शन अकर कर जाए, तो कहता है कि उसको 2 बैरियर क्रॉस करने होंगे, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन। एनर्जी बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर का मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट है, इसके पास इतनी एनर्जी है, ये 0 है, ये ओरिजिन पे है, इतनी एनर्जी है, लेकिन इतनी एनर्जी होने पे वो जो है इफेक्टिव कोलिजन करता है। इसका मतलब जितनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के पास इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं है। अब ये कहीं से गेन करेगा तभी ये इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है, अदरवाइज ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकता है। यानी एक डेफिनिट अमाउंट में रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। और उस एनर्जी को जिस पे वो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज होता है उसे कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी। आगे चल के हम इसे डिटेल करेंगे, अभी बता देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स है कि इतनी ही होगी। मान लो ये रिएक्टेंट है, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने 10 जूल लिख दी, अगर इसकी एनर्जी 9 जूल है तो ये कोलाइड करेगा बट वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। और दूसरा कहता है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्टेंट, केवल एनर्जी रखने पे रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकता है, उसको कोलाइड करने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना होगा तभी। जैसे एक बहुत डेली लाइफ का मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं कि अगर हम बात करें कि पर डे पर सेकेंड हम पूरे यूनिवर्स में ऑब्जर्व करें, सो नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर्स ऑन द रोड, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं पर सेकेंड। इस सेकंड में पता नहीं कितने कोलिजन हो गए हो, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया क्या जितने भी कोलिजन एक्सीडेंट हुए सबसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? प्रोडक्ट तभी मानेंगे जब कोलिजन के बाद आदमी कहां चला जाए? ऊपर, तब हम मानेंगे कि उसका कंपोजिशन लिविंग से नॉन लिविंग हो गया, यानी न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो हमने कहा कि अ नंबर ऑफ कोलिजन पर डे पर सेकेंड अकर्स ऑन द रोड बट एवरी कोलिजन डजंट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आपने देखा उसी में से कुछ कोलिजन, फ्यू ऑफ देम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसी में से कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं
कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं जिससे रिएक्टेंट यानी कोलाइड करने वाले प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब कहता है कि कब होता वो इफेक्टिव कोलिजन जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो कहता है कि कोलाइड करने वाले एक डेफिनेट अमाउंट लेके चलें, अपनी अपनी जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उतनी एनर्जी लेके कोलाइड करें और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आए। जैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये मान लो कि एक साइकिल चलाता हुआ बुढ़ा बहुत स्लोली रोड पे जा रहा है, वो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी लेके जा रहा है और वो जाके ट्रक के साइड से कोलाइड कर गए। अब एनर्जी तो है लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं, यहां कोलिजन होगा बट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। अब सोचो आजकल के बहुत सारे लोग रोड पे बाइक चलाते हैं, यूं यूं करते हुए जाते हैं, यानी उनकी जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे अधिक एनर्जी लेके वो मूव कर रहे हैं। और अगर ट्रक वाला भी उतनी अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी लेके मूव करता हुआ आए, साइड से कोलाइड कर जाए, एनर्जी दोनों के पास है, हो सकता है कि इफेक्टिव कोलिजन वो ना हो और वो बच जाए। लेकिन अगर दोनों हेड ऑन पोजीशन में आमने सामने आकर के कोलाइड करें, डेफिनेटली दे मस्ट बी चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। मींस बच्चों ये तो इफेक्टिव कोलिजन हो गया। बहुत क्लियर सी बात है कि यानी एनर्जी होने के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मींस आप कहिए रिएक्शन अकर करती है। तो इस कोलिजन थ्योरी से एक कंक्लूजन लेके हम चलते हैं कि कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे, तो इफेक्टिव कोलिजन के नंबर इंक्रीज करेंगे और रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा। चलिए बिना देर के हुए अब मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे, जिसमें लिखा था मैंने क्या कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। और सबसे पहला फैक्टर हमने बताया था फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको मैं कह सकता हूं फेजेज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के फेजेज कैसे अफेक्ट करते हैं, तो फेजेज मींस फिजिकल स्टेट। ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, बहुत क्लियर है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, पॉइंट्स नोट करते रहिए, बस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो हमने कहा वो फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है मैटर की, वो गैस हो सकती, वो क्या हो सकता, लिक्विड हो सकता, वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अरे बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं अकर हो सकती, बिना बॉन्ड ब्रेक हुए रिएक्शन नहीं अकर कर सकती है। कोलिजन तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट अप्रोच करें, एक दूसरे के पास आए, तभी हो सकता है। अब सोचो दो रिएक्टेंट को मिक्सअप करो, सॉलिड है, उनके पार्टिकल में मोशन बहुत लेस है, गैस है, रैंडमली मूव करते हैं, तो बहुत इजीली मिक्सअप करके कोलाइड कर जाएंगे। कौन, गैसियस रिएक्टेंट है। तभी तो अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट गैसियस है तो वो फास्ट अकर करेगी एज कंपेयर टू लिक्विड व्हिच इज फास्टर एज कंपेयर टू सॉलिड रिएक्टेंट। यानी सीधा सीधा कहता है गैस होंगे, बहुत अधिक मूव करेंगे, इजिली मिक्सअप होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन अधिक होंगे, तो रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो गया। आई होप सबको फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का रिएक्शन के रेट पे क्या अफेक्ट होता है क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब मैं सेकंड फैक्टर की बात करने वाला हूं और वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन है जो बहुत डेप्थ में नहीं समझे, कंसंट्रेशन है तो वही चीज, बट आप समझ लीजिए कि ये एक रिएक्टेंट के अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट इंक्रीज करो रिएक्टेंट का एक लिमिटेड वॉल्यूम में, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, तो उसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाता है। बस वेरी सिंपल है। आप समझिए कि रिएक्टेंट के अमाउंट की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को कंसंट्रेशन। अब पर लीटर 1 मोल है, कंसंट्रेशन कम है, पर लीटर 2 मोल हो गया, कंसंट्रेशन हाई होगा, तो अमाउंट ही तो इंक्रीज किया। वेरी सिंपल। चलिए, तो कंसंट्रेशन, वैसे हमारा रेट लॉ बताता है कि रेट इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट एंड हियर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n, कोई ना कोई पावर होगी, यानी किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब भी आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का अफेक्ट बता रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो उसमें जीरो ऑर्डर मत रखिए। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, बट ये तो कहने की बात हो गई, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन आपने ले लिया कि रेट जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रेट इंक्रीज करता है। आप ऐसे सोचिए, डेली लाइफ से रिलेट करिए। एक लकड़ी को जला लीजिए, आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब वो जलेगी, बहुत सारी लकड़ी की छीलन रख लीजिए तेजी से, और जैसे जैसे वो लकड़ी की छीलन कम होती जाएगी, वो बर्निंग जो प्रोसेस है वो स्लो होती जाएगी। आप कहिए किसी चीज को हम बर्न करें एयर में और उसमें केवल 20% ऑक्सीजन है, और फिर हम ले लें ऐसी एयर जिसमें 80% ऑक्सीजन हो, मैं कहता हूं जिसमें ऑक्सीजन ग्रेटर अमाउंट में होगी वो फास्ट बर्न करेगा इसके कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब है? इसकी यही मीनिंग है, जब ऑक्सीजन का हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो बर्निंग प्रोसेस जो कि एक केमिकल रिएक्शन है वो स्पीड अप कर जाता है, मींस रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। और ये तो हो गया, यानी जब भी हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपने ये कभी देखा कि किसी रिएक्शन का रेट ड्यूरिंग रिएक्शन थ्रू आउट कांस्टेंट क्यों नहीं रहता? एक ही रेट हर टाइम पे रहे, यूनिफॉर्म रेट? नो, ऐसा इसलिए है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, प्रोग्रेस करती है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है, उसका अमाउंट डिक्रीज करता जाता है, उसके बीच कोलिजन डिक्रीज करते हैं, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इनिशियली बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे टाइम इलेप्स होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता है। तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, अब एक एग्जांपल, और ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, एक रूम में 5 लोग हैं, बहुत कम झगड़ा लड़ाई हो रही, अब उसी रूम में 10 लोग रहने लगे, मार काट शुरू हो जाएगी,
नंबर ऑफ कोलिजन अकर करेंगे उसी में बहुत सारे इफेक्टिव हो जाएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही कंसंट्रेशन नंबर इंक्रीज करोगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा बेटा। ओके, तो सेकेंड फैक्टर हो गया आपका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं थर्ड फैक्टर की बात करता हूं। फैक्टर नंबर थर्ड है जिसे हम कहेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, स्लो होगा, मॉडरेट होगा, वेरी स्लो होगा, वेरी फास्ट होगा। बहुत सिंपल, जब हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन में बर्न करके देखें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन में हमने बर्न किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गए। ये जो रिएक्शन थी ये फास्ट थी, और ये जो रिएक्शन थी उसके कंपैरिजन में स्लो थी। सेम कैटेगरी की रिएक्शन है, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यहां भी डाइऑक्साइड, यहां भी डाइऑक्साइड, यहां मोनोऑक्साइड, यहां मोनोऑक्साइड। केवल रिएक्टेंट का नेचर चेंज कर दिया, रिएक्शन का रेट चेंज हो गया, रिएक्शन का रेट चेंज हो गया। तो नेचर पे डिपेंड करता है। सॉलिड ले लो, सॉलिड रिएक्टेंट तो फिजिकल स्टेट हो गई। यानी जैसे जैसे हम रिएक्टेंट का नेचर चेंज करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि रिएक्शन का रेट भी चेंज होता है। मींस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ये आपका थर्ड फैक्टर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब हम फोर्थ फैक्टर की बात करें। फोर्थ फैक्टर किसके, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कब कोई रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ये सॉलिड है, इसका सबसे अधिक अफेक्ट तभी मिलेगा जब रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो। एक बहुत तगड़ी, इतना बड़ा लकड़ी का एक पीस लिया, ये वुड है, वुड लकड़ी। अब इसी लकड़ी को पाउडर में या इसकी छीलन बना दिया, सेम पीस को, दोनों को हम बर्न करें, इसे भी बर्न करें, इसे भी बर्न करें, ये इतना बड़ा लकड़ी का जो पीस है वुड का, ये स्लो बर्न करेगा और ये फास्ट बर्न। वी नो दैट बर्निंग ऑफ वुड इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज है। तो क्या किया, जब इस वुड को स्मॉल पीस में डिवाइड किया, यहां सरफेस एरिया क्या थी, सरफेस एरिया, ये सरफेस, और यहां बहुत सारी सरफेस, ये क्या है, ये पल्वराइज्ड है, क्या है, पल्वराइज्ड वुड है। और यहां क्या है, ग्रेटर सरफेस एरिया। अब उसने क्वेश्चन बना दिया रीजनिंग कि पल्वराइज्ड वुड बर्न्स फास्ट एज कंपेयर टू लार्ज पीस ऑफ वुड। यानी लकड़ी की छीलन, लकड़ी का पाउडर बड़ी तेजी से बर्न करता है एक बड़े लकड़ी के पीस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, तो आप लिखेंगे बिकॉज पल्वराइज्ड वुड हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। चलिए यहां पे आके कोलिजन मारिए, ये सरफेस है, ये कोलिजन हो रही है, ये देखिए कोलिजन, सरफेस और इंक्रीज कर दीजिए, नंबर ऑफ कोलिजन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आप सीधा सा यहां पे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ solid reactant. As we increase surface area,
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। बहुत सिंपल है, सॉलिड रिएक्टेंट की सरफेस इंक्रीज करते जाओ, उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट फैक्टर की। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखना है, पल्वराइज्ड वुड की सरफेस एरिया ग्रेटर होती, इसीलिए वो फास्ट बर्न करता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करने वाला हूं, और नेक्स्ट फैक्टर है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, लोग कहते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। मैंने नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को अल्टर करता है, चेंज करता है। करेक्ट है, मींस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज करता है, लेकिन इंक्रीज करने वाले कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, रेट को डिक्रीज करने वाले कैटलिस्ट को हम निगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दो लोग हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं, तीसरा आया कहता मार मार देख लेंगे। अब तेजी से मारने लगा, कोलिजन होने लगा, लेकिन वो खुद दूरी खड़ा है, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसमें, मारकाट हो गई, प्रोडक्ट भी बन गया, बट वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ। ऐसे कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन में अगर वो प्रेजेंट हो जाए रिएक्टेंट के साथ, तो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है अपनी प्रेजेंस से, लेकिन क्या वो रिएक्शन में अनचेंज रहता है। जितना यूज किया आफ्टर रिएक्शन वो वापस मिल जाता है। अब समझो दो लोग झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी आई और देखते ही मारपीट बंद। अब वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रेजेंस में क्या हो गया, स्लो हो गया, वो निगेटिव कैटलिस्ट है। बहुत सिंपल थी। बट इन सेंस जब केवल कैटलिस्ट लिखा हो तो उसको आप पॉजिटिव कैटलिस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस whose presence in the reaction alters rate of reaction। ये पहले पढ़ते थे। इंटरमीडिएट में अगर कैटलिस्ट पूछेगा तो आप ये नहीं, अगर उसने कहा फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या है, ये नहीं कहोगे रेट को ये चेंज कर देता है, रेट को फास्ट कर देता, नो। एक ये है रामू, इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 जूल है, लेकिन इस समय रामू के पास केवल 80 जूल एनर्जी है, ये है यहाँ पे, और इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है। 80 जूल एनर्जी लिए घूम रहे हैं। अरे दुनिया में हर मैटर के पास कुछ ना कुछ उसकी एवरेज एनर्जी होती है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे अधिक, नो। अब ये इफेक्टिव कोलिजन तभी करेंगे रामू, ये रिएक्टेंट, जब इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। आप इस रिएक्टेंट को हिट करिए, इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करते करते जैसे ही इसकी एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे ये इफेक्टिव कोलिजन करेगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस रामू को बाहर से आपने कितनी एनर्जी सप्लाई किया कि इनकी एनर्जी 100 जूल के इक्वल हो जाए और ये इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहेंगे सर 20 जूल, और यही 20 जूल इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है। स्कूल में बहुत बच्चे झगड़ा लड़ाई करते हैं, कभी कभी दुबले पतले वाले लड़के को, सीधे साधे लड़के को थोड़ा चंचल बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मारने भी लगते हैं। जब उस सीधे साधे वाले बच्चे को गुस्सा आता है तो क्या कहता है स्कूल के बाहर,
तुम यहीं खड़े रहना, अभी मैं बताता हूं। यानी उस समय उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कोलिजन कर ले। अब गया कहीं से, और कुछ लोग तो क्या करते हैं, मोहल्ले में देखेंगे, सराउंडिंग में कुछ लोग क्या करते हैं, जब अल्कोहल इनटेक किया और जैसे ही उनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मिली, उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल पे पहुंचे, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई, दे कोलिजन मारपीट घर में बाहर सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। यानी अब जितनी, यानी इनटेक किया कहीं ना सिर्फ एनर्जी ना, अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड के इक्वल। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, कैटलिस्ट यहां पे रामू की एक्टिवेशन एनर्जी 20 थी, यहां तक पहुंचने में उनको टाइम लगेगा। कैटलिस्ट इसी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, यानी थ्रेशोल्ड पॉइंट को नीचे शिफ्ट करके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। अब अगर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट 90 पे आ जाए, 90 जूल आ जाए, ये 80 जूल एनर्जी लिए घूम रहे हैं, तो केवल इनको 10 जूल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है कैटलिस्ट, वो इजिली इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि खड़े रहो, अभी मैं देखता हूं तुमको। यानी अभी उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं है, अब वो कुछ इनटेक करके अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं, और थ्रेशोल्ड पॉइंट पहुंचा, घूम के आया, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन स्टार्ट कर देता है और बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी so that rate of reaction increases, रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट ने रिएक्शन रेट को इंक्रीज नहीं किया। कैटलिस्ट में कभी भी ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगर उस ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने की बात की गई है तो उसी को टिक करना है। जब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना मिले उसमें, तब कह देना कि ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है, और बेटर है कहीं अल्टर्स लिखा है तो उसी को टिक कर देना है आपको। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस यूज्ड विद रिएक्टेंट हुज प्रेजेंस alters rate of reaction but itself remain unchanged। कैटलिस्ट रिएक्टेंट नहीं है, कैटलिस्ट प्रोडक्ट नहीं है, कैटलिस्ट को रिएक्टेंट के साथ यूज करते हैं और उसकी प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करती है जिससे रिएक्शन फास्ट होती है, बट कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, वो रिमेन अनचेंज्ड रहता है। इसके बारे में, इसका डिटेल ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे एक सेपरेट फैक्टर में कि व्हाट इज अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट या हाउ कैटलिस्ट अल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे हम केवल एज अ फैक्टर बता रहे हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट फैक्टर हम बात करने वाले हैं और वो है टेम्परेचर। हमने बताया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। बहुत सिंपल, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, अधिक मोशन करेंगे, अधिक जिगजैग मोशन करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज करेगा, मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो इफेक्टिव कोलिजन के नंबर भी इंक्रीज कर जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ कई लोग बैठे हैं, एक लकड़ी में कपड़ा लपेटा, पेट्रोल में जो है डिबो करके जला दिया, उनके सामने ले जाओ,
क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी, भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे तो क्या करेंगे, दीवार से टकराएंगे, कहीं दूसरे टकराएंगे, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, कुछ इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट आसानी से फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट आसानी से फॉर्म होने की मीनिंग हो गई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया। बहुत सिंपल, सबको आप कोलिजन थ्योरी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली यार, अगर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर किया जाए, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं हम, आगे बताएंगे, तो रिएक्शन ROR जो है वो डबल्ड हो जाता है, इनिशियल का डबल। यानी अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन है और 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो अगर रेट यहां ROR था तो यहां 2R हो जाए। फिर 10 डिग्री इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, इसका डबल हो जाएगा 4। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी बार 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी बार इनिशियल का डबल हो जाएगा रेट, और इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है, थोड़ा सा देखिए, बहुत जल्दी देखिए, थोड़ा सा देखिए, बहुत जल्दी थोड़ा सा देखिए, क्या है, एक रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट के निकाला एट 10 डिग्री सेल्सियस, और इसी का रेट के निकाला एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये KT था, ये KT प्लस 10 डिग्री का डिफरेंस है। अगर इन दोनों रेट कांस्टेंट का रेशियो ले ले हम, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आता है। तो अब हम कोई भी किसी भी रिएक्शन का रेट ला लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, यहाँ रिएक्टेंट आएगा, इसकी पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो, कुछ भी हो सकती है, लिख दिया मैंने। यानी रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के की वैल्यू देखो, टेम्परेचर T से T प्लस 10 किया, 10 डिग्री बढ़ाया, 2 हो गया, मतलब के की वैल्यू डबल हो गई, और के की वैल्यू डबल हो गया का मतलब रेट डबल हो गया। क्या बताया, इसी रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ rate constant at two different temperature differing by 10 degree is called temperature coefficient, and it is nearly equal to 2. It means every 10 degree rise in temperature double the rate of reaction। यानी ये बताता है, ये एक्सप्रेशन बताता है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री हम इंक्रीज करते हैं तो के की वैल्यू 10 डिग्री इंक्रीज कर जाती है, के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कहेंगे रेट भी डबल हो जाता है जितनी बार 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी। अच्छा, अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसके रेट को प्रेशर भी अफेक्ट करेगा। गैस है किसी सिलेंडर में, प्रेशर लगा दें, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, गैस के पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आएंगे तो कोलिजन करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से समराइज करता हूं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हैविंग सॉलिड रिएक्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू रेडिएशन। बट एक्सपोजर टू रेडिएशन का मतलब क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन यानी लाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या अफेक्ट होगा, भैया सभी रिएक्शन पे लाइट की इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और जो रिएक्शन, ये देखो, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओ, ये सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन बहुत स्लो, वेरी स्लो, लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, इजिली फास्ट रिएक्शन हो जाती है। और जो रिएक्शन
लाइट की प्रेजेंस में होती, सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन which are occurs in presence of sunlight। अब लाइट की इंटेंसिटी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लाइट की इंटेंसिटी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है कि इंटेंसिटी हाई है, यानी इस रिएक्शन का रेट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। एक रिएक्शन 2001 में आईआईटी में आया, बहुत सिंपल। उसने क्या कहा कि एक रिएक्टेंट है आर और ये प्रोडक्ट ए बी, नहीं, उसने कहा रिएक्टेंट ए बी है और ये प्रोडक्ट ए बी एस्ट्रिक बना रहा है। अगर इसने कहा कि अगर लाइट की इंटेंसिटी देखें, इंटेंसिटी उसने कहा ये आई है, और कहा कि इसका कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन तो कहा सी है, तो कहा बताओ आर ओ आर किस पे डिपेंड करता है? उसने लिखा आई पे, उसने लिखा आर ओ आर सी के प्रोपोर्शनल है, उसने कहा आर ओ आर प्रोपोर्शनल है ए बी एस्ट्रिक के, उसने कहा आर ओ आर प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? आई। इंटेंसिटी है ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन थी। तो आज के लेक्चर में डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, माइंड में सेट करेंगे, वैसे लिखेंगे। ओरल मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें हैं दिमाग में रखेंगे, आंसर आपको खुद मिल जाएगा, खुद ऑब्जेक्टिव होगा, टिक कर देंगे। बोर्ड के बच्चे होंगे एक एक लाइन में लिख देंगे उसको, आंसर को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। और अगर आपको समझ में आया है, ये लेक्चर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और जो बच्चे के तक ये नहीं पहुंचा है उसको लिंक शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।